नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल हिंदी विद डॉक्टर अवस्थी में। और आज का हमारा वर्ण विषय है सियाराम शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध कहानी काकी। इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो में काकी के बारे में बातचीत करें, काकी कहानी पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें, आपसे निवेदन है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम काकी कहानी से जुड़ी हुई किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। आज हमारा प्रमुख बिंदु होगा परिचय, जिसमें हम लेखक और कहानी का परिचय प्राप्त करेंगे। दूसरे बिंदु के रूप में कहानी के शीर्षक पर विचार करेंगे। उसके बाद कहानी का उद्देश्य और संदेश समझेंगे। फिर कहानी के सारांश पर दृष्टिपात करेंगे, उसकी व्याख्या समझेंगे और अंत में कहानी के पात्रों के चरित्र के बारे में समझेंगे, उनका चरित्र चित्रण देखेंगे। काकी कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिर गांव में सन 1895 ईस्वी में हुआ था। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अग्रज थे। इनको घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा मिली और घर पर ही अध्ययन करते हुए इन्होंने गुजराती, अंग्रेज़ी, हिंदी आदि भाषाओं पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। वर्ष 1963 की 9 मार्च की तिथि को इनका निधन हो गया। विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे और साहित्य में भी इस तरह के जीवन मूल्यों पर ये चर्चा करते रहे, इन विषयों को अपनी कहानियों में उठाते रहे। कई प्रसिद्ध कहानियों के लेखक सियाराम शरण गुप्त जी को नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से विभूषित किया गया था। इन्हें सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर भी सम्मानित किया गया था। तो आइए अब देखते हैं सियाराम शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध कहानी काकी। काकी कहानी एक छोटे से बच्चे श्यामू की कहानी है, जो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि मृत्यु से अभी तक उसका परिचय नहीं हुआ है। उसने अपने समाज में आसपास किसी को मरते हुए नहीं देखा है और इसीलिए जब वह अपनी माँ उमा को मरा हुआ देखता है तो वह ये समझता है कि उसकी माँ, जिसे वह काकी कहता है, वह सो रही है। पूरी कहानी में श्यामू की माँ उमा के मरण से लेकर श्यामू को अपनी माँ के विछोह के कारण जो दुख होता है, जो शोक होता है, उसकी चर्चा की गई है और किस प्रकार वह अपने माँ को फिर से प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है, क्या करता है। पूरी कहानी में वह अपनी माँ के चिंतन में डूबा हुआ है, माँ को पाने के लिए, अपनी काकी को वापस लाने के लिए प्रयास करता है। इसलिए पूरी कहानी में काकी का वर्णन होने के कारण हम कह सकते हैं कि कहानी का जो शीर्षक लेखक यानी सियाराम शरण गुप्त जी ने काकी रखा है वह उपयुक्त है। पूरी कहानी काकी पर आधारित है। यद्यपि काकी उस कहानी में नहीं है, प्रारंभ में ही इस बात की सूचना दे दी गई है कि काकी का देहांत हो गया है, लेकिन काकी के देहांत से उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं, श्यामू यानी काकी के उमा के पुत्र श्यामू के मन में जो शोक है, उस शोक के कारण वह जिस तरह योजना बनाता है, उसके प्रति वह काम करता है। तो पूरी कहानी काकी पर केंद्रित है, इसलिए काकी नाम एकदम सार्थक है। अब काकी कहानी के उद्देश्य और संदेश पर हम विचार करेंगे। काकी कहानी का सबसे पहला उद्देश्य
कहानी को पढ़ने के बाद आप यह देखेंगे कि उसमें मानो ऐसा प्रयास किया गया है, लेखक ऐसा प्रयास करता है कि बाल मन को, बालक के, बच्चों के मन को समझने की आवश्यकता पर बल देना चाहता है। वो प्रायः हम सभी समाज में छोटे बच्चों के किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं देते, उनको ये कहकर टालने का प्रयास करते हैं कि अरे बच्चा है, ये क्या समझ रहा है, ये क्या जानता है, ना समझ है, आदि आदि कहकर हम उनके मन में उठ रही भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते, और इसके कारण हम कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा करते हैं। उनके मन में चल रहे उस अंतर्द्वंद्व को हम समझ नहीं पाते, जिससे वे अपने को अलग थलग महसूस करते हैं। तो इस कहानी में ऐसे बच्चों के बाल मन को समझने की आवश्यकता पर बल देना इस कहानी का एक प्रमुख उद्देश्य दिखाई देता है। दूसरे उद्देश्य के रूप में हम देखते हैं कि इस कहानी में दंड देने में शीघ्रता न करने की सीख दी गई है कि किसी भी बात के जब तक हम मूल तक ना पहुंच जाएं, यदि बच्चा कोई अपराध करता है, बच्चे से कोई गलती हो जाती है, तो उसके कारण को हमें समझना चाहिए, बिना यह सोचे समझे कि उसने यह अपराध, यह गलती किस वजह से की होगी, उसको दंड दे देना, दंड देने में शीघ्रता कर देना, यह नासमझी है। संभवतः लेखक इस बात पर भी जोर देना चाहता है कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। बच्चों के प्रति तो विशेष रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उनसे कोई गलती हो, कोई अपराध बन जाए, तो बिना उसके मूल में गए उनको दंड दे देना, यह विवेक सम्मत नहीं है। इसलिए लेखक मानो इस बात का विरोध करना चाहता है। और तीसरा, सामान्य सी बात, इस कहानी को पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि बाल स्वभाव का वर्णन करना इस कहानी का उद्देश्य है कि बच्चों के मन को समझने में हम किस तरह से समाज उन बच्चों को समझ नहीं पाता है। तो यह कहानी एक सहायक भूमिका निभाती है कि बच्चे प्रायः हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उनके मन में चलता रहता है, वो सोचते रहते हैं, तो उन्हें समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब आइए कहानी के सारांश, उसकी व्याख्या को समझते हैं। काकी कहानी के सारांश पर हम जब दृष्टिपात करते हैं, काकी कहानी के बारे में विचार करते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें एक भरा पूरा घर दिखाई देता है, जिसमें कई सदस्य रहते हैं। उन सदस्यों में से एक परिवार है जिसमें 3 सदस्य हैं, विश्वेश्वर, उमा और श्यामू। श्यामू विश्वेश्वर और उमा का पुत्र है, लेकिन वह अपने माता पिता को माता पिता कहने के बजाय काका काकी कहता है। इसका कारण एकदम सीधा सा है। बच्चे जब परिवार में होते हैं तो अपने माता पिता को घर के दूसरे सदस्यों के द्वारा जब संबोधित होता हुआ देखते हैं तो उस संबोधन का उन पर प्रभाव पड़ता है, और घर के दूसरे सदस्य, जो अन्य सदस्य हैं, वहाँ की उस घर में काम करने वाली सुखिया दासी है, भोला हैं, जवाहर भैया वगैरह हैं, तो ये लोग उसके माता पिता को काका काकी कहकर पुकारते होंगे। इसी वजह से श्यामू अपने माता पिता को जन्म से ही दूसरों के द्वारा काका काकी जब पुकारता हुआ सुनता है, तो वह भी अपने पिता को काका और अपनी माँ उमा को काकी कहकर पुकारने लगता है। कहानी के प्रारंभ में ही हमें इस बात की सूचना दी जाती है कि श्यामू की माँ उमा, जिसे वह काकी कहकर पुकारता है, वह प्रातःकाल जब वह सोकर उठता है तो देखता है कि आंगन में एक कंबल पर सर से पैर तक एक चादर ओढ़े हुए लेटी हुई है। घर के और जो सदस्य हैं वो सब उसको घेर कर बैठे हुए हैं और करुण ढंग से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वह कुछ समझ नहीं पाता है, उसे सामान्य सी बात वही लगती है कि मेरी काकी जो हैं वो लेटी हुई सो रही हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वह देखता है कि उसकी काकी के शव को लोग उठाकर श्मशान ले जाने लगते हैं, तब वह एकदम से
क्रियाशील हो उठता है और अपनी काकी के शरीर से, मृत शरीर से लिपट जाता है, लोगों को नहीं ले जाने देता। इस पर एक दासी उसे पकड़ कर रोकती है और लोग उसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसकी काकी के शव को ले जाते हैं। जो घर के बूढ़े बुज़ुर्ग हैं वो उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। इससे पता चलता है कि श्यामू इतना नासमझ है, अबोध है, छोटा है कि उसे अभी इस बात का पता नहीं है कि मौत क्या होती है, मृत्यु क्या होती है। उसकी काकी कहाँ गई है उसको इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन शीघ्र ही आस पड़ोस के जो दूसरे अबोध नासमझ बच्चे थे उनके द्वारा उसे यह पता चल जाता है कि काकी ऊपर राम के यहाँ गई है। जैसा उन्होंने दूसरों से सुना होगा कि ऊपर कहीं राम का घर है और वहाँ लोग मरने के बाद चले जाते हैं। तो उसने जब यह सुना कि काकी उसकी ऊपर राम के यहाँ गई है तो वह ये समझ बैठा कि राम के यहाँ कोई एक स्थान है जहाँ काकी उसकी है और वहाँ से उसको वापस लाया जा सकता है। लेकिन वह उसे कैसे वापस लाए, उसके वश में कुछ नहीं है, वो बहुत छोटा है और ये सोचकर वो दुखी रहता है। यहाँ पर एक बात लेखक कहता है, वर्षा काल के जल से उसके मन के दुख की समता करते हुए उदाहरण के रूप में बताता है कि जिस प्रकार वर्षा के बाद कुछ समय तक धरती पर जल रहता है और उसके बाद अगोचर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उस जल की नमी धरती में कई दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही माँ के विछोह में, माँ से दूर होकर श्यामू कुछ दिन तक तो रोता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका रुदन, उसका रोना तो रुक गया, शांत हो गया, लेकिन उसके मन का जो शोक था, उसकी काकी का, उसकी माँ का जो विछोह का दुख था, वह उसके मन से दूर नहीं हुआ। वह प्रायः अकेला एकांत में बैठा शून्य मन से, खाली मन से आकाश की ओर देखता रहता था। और ये क्रम बन गया था, खाली ऐसे बैठकर वो आकाश की ओर देखता रहता, मानो आकाश में कहीं राम के घर को वो खोजता रहता होगा जहाँ उसकी काकी होंगी। और वो बच्चा मन ही मन अपनी काकी को याद करता रहता था, अपनी माँ को याद करता रहता था। एक दिन अचानक आकाश में उड़ती हुई पतंगों पर उसकी दृष्टि पड़ी, देखा उसने, तो थोड़ी देर बाद अचानक उसके मन में कोई विचार आया होगा और वो अचानक बहुत खुश हो गया। वो वहाँ से सीधे अपने पिता विश्वेश्वर के पास आया, जिन्हें वो काका कह के संबोधित करता था। काका से उसने तुरंत कहा कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो। काका भी अपनी पत्नी को खोया था उन्होंने, तो दुखी थे, वेदना से भरे हुए थे, मन में पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने हाँ तो कर दिया, लेकिन उनका मन उसकी बात पर ज़्यादा ठहर नहीं पाया, ध्यान नहीं दे पाया। इसलिए काका उसके लिए पतंग लाने की बात को बहुत गंभीरता से नहीं ले पाए। इधर श्यामू के मन में पतंग को लेकर जो योजना तैयार हो चुकी थी, उसके लिए वो बहुत उतावला था, उत्कंठित था, बहुत ज़्यादा वो इंतज़ार नहीं कर सकता था, प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए और कोई उपाय न देखकर उसने अपने पिता विश्वेश्वर के कोट की जेबों को टटोला, एक स्टूल लेकर उस पर चढ़ा और खूंटी पर टंगे विश्वेश्वर के कोट की जेबों में हाथ डाला तो उसमें उसे चवन्नी मिल गई। चवन्नी 25 पैसे, 25 पैसे को चवन्नी कहते हैं। तो उस 25 पैसे का वो क्या करे, तो उसने विचार किया और उसका हम उम्र एक साथी था वहीं पर उसी घर में, भोला, जो उसी घर की दासी सुखिया का बेटा भोला, भोला के पास गया। वो उसी के उम्र का था, तो प्रायः वो दोनों साथ में खेला करते थे। भोला के पास गया, उसने 25 पैसे, पहले दिन 25 पैसे जो उसने निकाले थे उससे उसने एक पतंग डोर लाने के लिए भोला से कहा कि तुम अपनी जीजी से कहकर पतंग डोर मंगा दो और बहुत अकेले में चुपचाप लाना, छिपा कर लाना, किसी को पता न चलने पाए, क्योंकि वो उसे लोगों पर भरोसा नहीं था। उसने जो एक घटना देखी थी कि उसके घर के लोग ही उसकी काकी को लेकर जाकर शमशान में जला आए, तो उसे यह अब आभास होने लगा था कि शायद मेरी काकी को इन लोगों ने मुझसे दूर किया है, तो ये मुझे क्यों वापस उसे पाने देंगे, इसलिए वह छिपा कर मंगाता है।
पतंग आ जाती है, डोर आ जाती है, और एक अंधेरे कमरे में भोला और श्यामू दोनों पतंग में डोर बांधने लगते हैं। और भोला पर थोड़ा भरोसा करके श्यामू अपने मन की बात उसे बताता है। पता है, तुम अगर किसी से न बताओ तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, श्यामू कहता है। भोला भी कहता कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बात नहीं किसी से बताऊंगा, तुम बता सकते हो मुझे, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। और श्यामू ने उसे बताया कि मैं इस पतंग डोर से अपनी काकी को राम के यहाँ से वापस लाऊंगा। मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, नहीं तो इस पतंग पर काकी लिख भी देता, ताकि काकी को ये पतंग मैंने भेजी है यह पहचानने में आसानी होती और वो आराम से चली जाती। भोला थोड़ा अनुभवी था, तो समझदार ज़्यादा था उससे। उसने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो तुमने डोर मंगाई है ये कुछ ज़्यादा पतली है। आ तो जाएंगी काकी, लेकिन इस डोर के सहारे आएंगी तो पतली होने के कारण अगर ये टूट गई तो। श्यामू ने विचार किया और कहा कि बात तो बड़े महत्व की कही है भोला ने। उसने कहा क्या किया जाए। उसने कहा अगर कोई मोटी रस्सी इसकी जगह पर हो तो काम बन सकता है, भोला ने कहा। श्यामू ने कहा देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था और घर के लोगों से पर उसे विश्वास नहीं था। क्यों उसकी मदद करने लगे, जो उसकी काकी को, उसकी माँ को उससे दूर कर देते हैं, ले जाकर शमशान में जला आते हैं, वो उसकी मदद क्यों करने लगे। किसी तरह से उसने वो रात काटी और अगले दिन फिर उसी तरकीब से, उसी तरीके से उसने पिता विश्वेश्वर के कोट की जेबें टटोली और इस बार उसके हाथ लगा 1 रुपया। 1 रुपया लाकर उसने भोला को दिया और इस बार फिर भोला को उसने समझाया, देखो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और सुनो, एक मोटी रस्सी मत लाना, 2 लाना। ज़्यादा समझदारी उसने दिखाई कि मान लिया एक लाए और कहीं वो छोटी पड़ गई तो फिर से ये काम अटक जाएगा, इसलिए इस बार एक एक्स्ट्रा लेकर आओ। अतिरिक्त एक और रस्सी उसने मंगाई। पतंग आ गई, पतंग तो थी ही और 2 रस्सियाँ भी आ गईं। इधर उसने, भोला ने जवाहर भैया से कहकर एक पर्ची पर काकी के नाम की चिट बनवा ली, लिखवा लिया। दोनों एक अंधेरे कमरे में बैठकर पतंग पर चिट चिपकाने लगे, रस्सियाँ बांधी जाने लगीं। इतने में विश्वेश्वर को अपने कोट की जेब में रखा हुआ रुपया नहीं मिला होगा, तो वे इन दोनों बच्चों को खोजते हुए उस कमरे में आए और जैसे किसी शुभ काम में कोई विघ्न, कोई संकट आ जाता है, उस तरह से उन्होंने आकर तुरंत भोला और श्यामू दोनों को धमकाते हुए पूछा, मेरे कोट की जेब से पैसा किसने निकाला। तुमने पैसा निकाला। भोला तो उसने तो किया नहीं था ये काम, तो वो डर गया और डर कर उसने सारी बात सच सच उगल दी, मुखबिर हो गया, भेद खोल दिया उसने। उसने बता दिया कि यही लाए हैं, पतंग डोर मंगाने के लिए उन्होंने ही निकाले थे पैसे। विश्वेश्वर को क्रोध आया। उन्होंने 2 चाटे लगाए श्यामू को और कहा कि चोरी करके जेल जाएगा। दुखी तो पहले से ही थे, बेटे के इस कृत्य से उन्हें लगा कि अभी अभी पत्नी गई है, बेटा भी बिगड़ने लगा। संतान के प्रति चिंता मन में थी उनके कि कहीं मेरा बेटा बिगड़ जाएगा। तो दुखी व्यक्ति क्रोधी भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो क्रोधित हो गए। उन्होंने 2 चाटे मारे, कान उसका मला और कहा अभी तुम्हें और समझाते हैं। ये कहकर पतंग फाड़ डाली। तब तक उनकी दृष्टि उन मोटी मोटी 2 रस्सियों पे पड़ी। तो पूछा ये रस्सियाँ कहाँ से आईं। तो इस बार फिर भोला बोला कि इन्होंने ही मंगाया है, कहते थे कि इन रस्सियों को पतंग में बांध कर ऊपर भेजेंगे और काकी को राम के यहाँ से लाएंगे। जैसे ही काकी को राम के यहाँ से लाएंगे ये वाक्य सुना विश्वेश्वर ने, तब तो उनकी मानो बुद्धि ही काम करना बंद कर दी। एकदम हतबुद्धि होकर वे ठगे से खड़े रह गए, कुछ सोच नहीं पाए। और उन्होंने देखा तो वाकई जो पतंग उन्होंने फाड़ी थी, उस पतंग पर एक कागज़ की छोटी सी चिट लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था काकी। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी के प्रमुख बिंदुओं के रूप में 2-3 बातें प्रमुख समझने वाली हैं कि कहानी में एक जगह पर कहा गया है कि असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सका। जो असत्य बोला गया था श्यामू से कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई है,
कुछ दिनों में आ जाएगी। ये असत्य छिप नहीं पाया। असत्य का जो पर्दा होता है वो सत्य को बहुत दिनों तक छिपा नहीं पाता। और वो जो उदाहरण मैंने बताया था कि जो वर्षा जल का उदाहरण दिया गया रुदन के लिए, कुछ प्रमुख ये विशेष और महत्वपूर्ण बातें हैं। इस प्रकार से ये कहानी पूरी होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बाल मनोविज्ञान को इस कहानी में लेखक ने चित्रित किया है, समझाया है कि बच्चे बहुत भावुक होते हैं। वो किसी भी घटना के प्रति कितने अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, इसे हमें बहुत साधारण या हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें बच्चों को बहुत भावपूर्वक, बहुत ही उनके करीब जाकर, उनके मन के अनुसार, उनके जैसा बनकर हमें उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कहानी आशा है आपको पसंद आई होगी। अब मैं चलता हूँ इस कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण की ओर। कहानी में वैसे तो विश्वेश्वर, उसकी पत्नी उमा, दोनों का पुत्र श्यामू और भोला, ये इतने पात्र दिखाई देते हैं। बाकी जो एक आध पात्र आए हैं उनके केवल नामों का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें भी जो विश्वेश्वर की पत्नी उमा है, जिनके नाम पर इस कहानी का पूरा शीर्षक रखा गया है काकी, वे कहानी के केंद्र में तो हैं, लेकिन कहानी में उनकी भूमिका नहीं दिखाई देती ज़्यादा। उनके संवाद नहीं है, उनकी भूमिका नहीं है कहानी में। तो कहानी पूरी तरह से देखा जाए तो श्यामू पर केंद्रित है। श्यामू इस कहानी का प्रमुख पात्र कहा जा सकता है। तो श्यामू कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके चरित्र की विशेषताओं में यदि हम देखें तो देखेंगे वो अबोध है, नासमझ है, मातृ प्रेमी है, माँ के प्रति विशेष रूप से भावुक है। हर बच्चा होता है, वह भी है। दूसरे भले न समझ पाएं, दूसरों के लिए केवल रुदन ही दुख को प्रकट करने का कारण माध्यम होता है। लेकिन कभी कभी जो व्यक्ति रोता नहीं है, रोता हुआ नहीं दिखता है, वह अधिक शोकाकुल होता है। श्यामू भी इसी प्रकार का है। रोना तो उसका थम गया था अपनी माँ के बिछोह में, लेकिन वह माँ को इतना प्रेम करता था कि हर समय उसके बाद भी वह माँ के बारे में ही चिंतन करता रहता था। विचारशील है, क्योंकि उड़ती हुई पतंगों को देखकर उसके मन में एक योजना का प्रारूप तैयार हो जाता है। वह विचार करता है कि माँ को इसी पतंग के माध्यम से वह राम के यहाँ से वापस लाएगा। तो विचारशील भी है। इसके अलावा उसका साथी भोला है कहानी में। वो समझदार, श्यामू से अधिक समझदार दिखाई देता है। पतली डोर देखकर वो कहता है कि ये तो कमज़ोर है, टूट जाएगी। सहयोगी है। भोला जानता है कि श्यामू ने गलत तरीके से पैसा निकाला है, चोरी की है, लेकिन फिर भी वो उसका साथ देता है, सहयोगी है। किंतु डरपोक है। वह विश्वेश्वर के द्वारा पकड़े जाने पर सारा भेद उगल देता है, सारी बात बता देता है। तो ये भोला के चरित्र की विशेषताएं हैं। विश्वेश्वर जो श्यामू के पिता हैं, वे भावुक हैं। भावुक होने के कारण वे अपनी पत्नी के शोक में डूबे रहते हैं। काम करते तो हैं, लेकिन उनका मन कहीं और लगा रहता है, कहीं और, मतलब अपनी पत्नी की याद में, उनके स्मरण में लगा रहता रहा होगा। भावुक होने के नाते ही वे जैसे ही देखते हैं कि चोरी करके श्यामू पतंग और डोर मांगा कर लाया है, तो वे उसे दंडित कर देते हैं। तो भावुक हैं, तुरंत ही निर्णय ले लेते हैं। संतान के प्रति चिंतित हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि श्यामू ने चोरी की और अभी अभी उसकी माँ का देहांत हुआ है, तो वे चिंतित हो उठते हैं कि संतान का भविष्य क्या होगा। क्या वो गलत रास्ते पे जाएगा, चोरी सीख जाएगा, जेल जाएगा। तो संतान के लिए चिंतित दिखते हैं। कठोर हैं। एक छोटा सा बच्चा है, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उसको 2 तमाचे मारते हैं। उसके बाद जब भोला से भेद पता चलता है तो फिर मारते हैं, कान मलते हैं। तो ये उनकी कठोरता भी उसमें दिखाई देती है। इस प्रकार से ये कहानी, इस कहानी के पात्र, कहानी का उद्देश्य सब आपको मैंने बता दिया। कहानी का संदेश उद्देश्य के साथ ही छिपा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब कहानी पढ़ने के बाद उसके उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो हमें संदेश प्राप्त होता है। मतलब वही उद्देश्य आगे चलकर संदेश बन जाते हैं। आशा है आपको
ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। जो विश्लेषण मैंने प्रस्तुत किया है, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट कर सकते हैं। और फिर से एक बार आपको कह दूं कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, लाइक और कमेंट भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।